आइए आज हम समझते हैं कोशिका यानी कि सेल के बारे में। अगर हम बात करें सेल की, तो सेल को समझने से पहले आप लोगों को कुछ जीवों को समझना होगा। वैसे जीव जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच सकते हैं, यानी कि जो अपने स्थान को चेंज कर सकते हैं, उन जीवों को हम लोग बोलते हैं जूलॉजिकल जीव, यानी कि वे सभी जीव जूलॉजी में आते हैं। और जूलॉजी के पिता अरस्तु को माना जाता है। ठीक है। लेकिन जो जीव एक ही स्थान पे अपना खाना बनाते हैं, एक ही स्थान पे मर जाते हैं, एक ही स्थान पे बढ़ते हैं, एक ही स्थान पे फलते फूलते हैं, जैसे कोई भी पेड़ पौधा हो गया, फल फूल हो गया, वे एक ही स्थान पे होते हैं, तो वे जीव कहलाते हैं स्थानबद्ध जीव। और वैसे जीव हमारे बॉटनी में आते हैं। तो इस वाले फाउंडेशन क्लास में हम लोगों को बायोलॉजी और बॉटनी दोनों पढ़ने हैं, लेकिन शुरुआत करना है पहले बायोलॉजी से। यानी कि आप लोगों को बायोलॉजी वाले जो सेक्शन है, उस वाले सेक्शन में आप लोग पूरा बायोलॉजी मिलेगा, और जो सेक्शन बॉटनी वाला है, उस सेक्शन वाले सेक्शन में पूरा आप लोगों को बॉटनी का वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं कोशिका की। तो हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, लेकिन डायरेक्ट कोशिका से नहीं बना है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमारे शरीर को चाहिए कोशिका। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, और ऊतकों के समूह को बोलते हैं अंग, और अंगों के समूह को बोलते हैं शरीर। जैसे हमारे शरीर में कई सारे अंग हैं, फेफड़ा है, किडनी है, लीवर है ना, हार्ट है, आँख है, नाक है, कान है। ऐसे बहुत सारे अंग हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और वे सभी अंग बने हैं ऊतकों से, और वे सभी ऊतक बने हैं कोशिकाओं से। इट मीन्स कि अगर हम कोशिका को पकड़ लें तो हमारा पूरा शरीर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कोशिका को जब हम एक पास लेकर आएंगे तो बनेगा ऊतक, और जब ऊतकों को एक पास लेकर के आएंगे तो बनेगा अंग, और जब अंगों को एक पास लेकर के आएंगे तो बनेगा हमारा शरीर। यानी कि कोशिका को केवल पकड़िए और हमारा शरीर को निर्माण आसानी से हो सकता है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, क्योंकि कोशिकाओं से ही पूरा बना हुआ है, कोशिकाओं से हमारा ऊतक बना है, कोशिकाओं से अंग बना है, कोशिका से शरीर बना है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका को माना जाता है। ठीक है। और जब हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं कि कोशिका कैसे काम करता है, कोशिका अपना भोजन कैसे बनाता है, कोशिका हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कोशिका में ऊर्जा कहाँ से बनती है, कोशिका में प्रोटीन कहाँ से आता है, ठीक है, कोशिका में फैट कहाँ से होता है, कोशिका यानी कि जितने भी कोशिकाओं के बारे में जब हम पढ़ेंगे कि कोशिका कैसे काम करता है, कोशिका का फंक्शन कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कोशिका के पार्ट कितने हैं, इसके अंग कितने हैं, जब हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे तो उस वाले अध्ययन को बोलते हैं हम लोग साइटोलॉजी। यानी कि कोशिकाओं के अध्ययन को बोला जाता है साइटोलॉजी। ठीक है। कोशिका को इंग्लिश में सेल, और सेल को जब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में अध्ययन करेंगे, तो सेल को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है। अब देखिए, जब सबसे पहले कोशिका की खोज हुई थी ना, तो सबसे पहले कोशिका की खोज हुई थी, लेकिन वो मरी हुई कोशिका थी, और उस मरी हुई कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है। और जितने भी हमारे शरीर में मरे हुए कोशिका हैं, उन सभी कोशिकाओं को बोला जाता है नेफ्रोसिस। नेफ्रोसिस, ठीक है। यानी कि मृत कोशिका को हम लोग नेफ्रोसिस के नाम से जानते हैं। जैसे हमारा शरीर एक मरा हुआ कोशिका है, ठीक है, यानी कि हमारे शरीर में जो बाल है यह एक मरा हुआ कोशिका है, हमारे शरीर में जो नाखून है यह एक मरा हुआ कोशिका है। यानी कि बाल को काटने पे हमको कोई भी दर्द का आभास नहीं होता है, नाखून को काटने पे हमको कोई भी दर्द का आभास नहीं होता है, लेकिन अगर हम अपना हाथ काट ले ऐसे तो बहुत दर्द करेगा। क्योंकि यहाँ की कोशिकाएं, सभी जो कोशिकाएं हैं वे सब जीवित कोशिकाएं हैं, बाल की कोशिकाएं मर चुकी हैं, इसलिए बाल काटने पे हमको दर्द नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि बाल और नाखून तो हमारा एक अवशेषी अंग भी हो गया, लेकिन आप लोग को यहाँ पे समझना है कि वे सभी मृत कोशिका हैं, और जितने भी मरे हुए कोशिका होते हैं वे उन सभी कोशिकाओं को हम लोग नेफ्रोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक। अब जब मरे हुए कोशिका की बात यहाँ पे हो रही है, तो हम लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक को। ठीक। कुछ समय के बाद, यानी कि 10 सालों के बाद, लगभग 1674 में, ठीक है, देखिए यहाँ पे लगभग 10 साल यहाँ पे हो जाएंगे, अभी तो ऐसे 9 साल ही होंगे, लेकिन लगभग 10 साल हम मान के चलते हैं। यानी कि 10 सालों के बाद जीवित कोशिका की खोज हुई, और जीवित कोशिका की खोज किया था एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने। ठीक। क्योंकि इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया, यानी कि जिंदा कोशिकाओं की खोज किया था, इसीलिए जीवित कोशिका का पिता यानी कि जीवित कोशिका का बाप किसको कहा जाता है, तो एंटोनी वैन लीeuwenhoek को, इसलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें कोशिकाओं के सिद्धांत की कि कोशिका काम कैसे करता है, जैसे हमारा ये हाथ अभी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे अगर बहुत बड़ा घाव हो जाए तो यह घाव कुछ दिनों के बाद, कहिए महीने, 2 महीने, हफ्ता के बाद ये घाव आसानी से ठीक हो जाएंगे, और यहाँ पे पहले की तरह चमड़ा आ जाएगा। तो ये कैसे आया, तो कोशिका सिद्धांत में स्लाइडन और स्वान ने यही बताया था कि जहाँ पे हमारा शरीर ना, कह सकते हैं, ग्रसित हो जाए,
फ्रैक्चर हो जाए, कट फट जाए, तो उसके आसपास, जैसे यहाँ पे घाव हुआ तो इसके आसपास वाले कोशिकाएं ही इस घाव को भरने का काम करती है, अपने आप को तोड़ करके। यानी कि अगर कहीं आपके शरीर में कहीं चोट लग गया, कहीं घाव हो गया, तो उस घाव को भरने के लिए, जैसे यहाँ पे घाव लगा है तो दिमाग की कोशिका यहाँ पे नहीं आएगी, बल्कि यहीं पे जो आसपास वाली जितनी कोशिका है, यही सब कोशिका इस घाव को भरने का काम करेगी। यही बताया था किसने? स्लाइडेन और स्वान ने। इसीलिए सभी कोशिकाओं को हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगर हम बात करें दुनिया की सबसे छोटी कोशिका तो माइक्रोप्लाज्म। अब ये माइक्रोप्लाज्म में क्या है, जब हम पढ़ेंगे बॉटनी तो वहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म। सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका की अगर हम बात करें तो हमारा तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग शॉर्ट में दिमाग यानी कि ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे लंबी कोशिका हमारा ब्रेन, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका हमारा हो जाएगा ना माइक्रोप्लाज्म। अगर हम अपने अंदर बात करें यानी कि मानवों के अंदर सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो मानवों के अंदर सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम बात करें तो वो होता है महिलाओं में यानी कि फीमेल में, जिसको हम लोग ओवम या फिर अंडाणु के नाम से जानते हैं। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो हमारा हो जाएगा ओवम यानी कि अंडाणु। और मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो वो हमारा हो जाएगा शुक्राणु यानी कि स्पर्म। ठीक है, जो कि मेल में होता है। स्पर्म मेल में जो कि मानव की सबसे छोटी कोशिका है, ओवम फीमेल में जो कि मानव की सबसे बड़ी कोशिका है। अब हम बात करें कोशिकाओं के अंग की, तो कोशिकाओं के बहुत सारे अंग होते हैं। ठीक है, जैसे सेंट्रोसोम हो गया, वैकोल्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडी, लाइसोसोम, यहाँ पे न्यूक्लियस। ठीक है, ये बहुत सारे अंग हो गए। तो इन अंगों को पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना आवश्यक है। सबसे पहले अगर बात करें जीव द्रव्य की, तो जीव द्रव्य देखिए यहाँ पे आप कोशिकाओं के अंदर कुछ लिक्विड की तरह देख रहे होंगे। ठीक, तो यह हमारा हो जाएगा कोशिका द्रव्य, क्योंकि ये कोशिका के अंदर है तो इसको हम बोलेंगे कोशिका द्रव्य। लेकिन अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, जब हम न्यूक्लियस को बाहर निकालेंगे ना, तो इसको जूम करके देखेंगे तो इसके अंदर भी कुछ आप लोगों को द्रव्य यानी कि कुछ लिक्विड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और इसी लिक्विड को बोला जाता है केंद्रिका द्रव्य। यानी कि कोशिका के अंदर वाले द्रव्य को बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर वाले द्रव्य को बोलते हैं केंद्रिका द्रव्य। और जब इन दोनों द्रव्य को हम लोग मिला देंगे तो वह हमारा बनता है जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए सबसे पहले कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य का होना जरूरी है। यानी कि प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य के लिए वो क्या चाहिए, तो कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, और केंद्रिका द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी कि प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखिए, जब भी हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, ठीक है, पानी की कमी होती है तो हमको प्यास लगती है। जब हमारे शरीर में 1% पानी की कमी होती है तो हमको लगती है प्यास। लेकिन अगर हमारे शरीर में 3 से 4% कहिए पानी की कमी हो गई तो फिर हमारी हालत होती है एकदम खराब, यानी कि हम मरने की स्थिति में आ जाते हैं। अगर हमारे शरीर में कहीं पानी की मात्रा 5% से अधिक हुई तो फिर खत्म कहानी, रेयर केस हो जाएगा हमारे बचने का। अगर 6-7 हो गया तो फिर मर ही जाएंगे हम लोग। डायरिया रोग एक है, डायरिया रोग में व्यक्ति का दस्त एकदम पतला होता है, और पतले दस्त से इंसान के शरीर में पानी की कमी होती है। इसीलिए जिस भी व्यक्ति को डायरिया का रोग हो गया, यानी कि जिस व्यक्ति को डायरिया हो गया, समझिए कि उसके बचने के चांसेस कम होते हैं अगर उसके शरीर में पानी की कमी है तब। क्योंकि हमारे शरीर को आसानी से मैंने कह सकते हैं कोई भी काम करने के लिए, एक्टिव होने के लिए पानी का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप पानी को प्रॉपर अपने शरीर में लेते रहिएगा। अभी गर्मी का दिन आ रहा है, गर्मी के दिनों में आप लोग पानी प्रॉपर पीजिएगा, और हो सके तो अपने आप छत वगैरह पे, रेक वगैरह पे किसी कटोरी में या फिर कह सकते हैं डब्बा वगैरह में पानी को रख दीजिएगा। पंछी वंछी आएंगे तो आसानी से पी लेंगे, क्योंकि पानी सबके लिए जरूरी है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जीव द्रव्य में क्या होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। अगर हम बात करें इन दोनों को, तो जीव द्रव्य को हमारे जीवन का भौतिक आधार, यानी कि जीव द्रव्य हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। यह किसने बताया था, तो हैक्सले नामक विद्वान ने बताया था। हैक्सले जो कह सकते हैं वैज्ञानिक का नाम है, तो हैक्सले ने ही बताया था कि जीव द्रव्य हमारे शरीर की भौतिक इकाई है। मतलब कि अगर पानी की कमी हुई तो फिर खत्म कहानी।
और बिलीव नहीं करेंगे, जीव द्रव्य में 80% पानी होता है, 80% यानी कि 80% खाली पानी ही होता है। समझिए कि पानी कितना महत्वपूर्ण है हमारे कोशिकाओं के लिए। अब इन कोशिकाओं में ये लिक्विड इसलिए होता है क्योंकि कोशिकाओं के जितने भी अंग हैं ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, ये जितने भी अंग हैं ये कहीं आपस में लड़ करके फूट ना जाए, इसीलिए इसमें पानी का रहना बहुत ही जरूरी है। कोशिका इतनी छोटी होती है कि आप लोग उसको देख नहीं सकते हैं, बस आप लोग को समझने के लिए इसको बनाया गया। ठीक, अब देखिए अगर हम बात करें कोशिका झिल्ली की, तो कोशिका झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है ना, जैसे ये हमारी कोशिका है तो कोशिका के बाहर एक झिल्ली होती है जो कि बहुत ही पतली होती है, ये अर्ध पारागम में होती है, मतलब कि कुछ ही चीजें इसमें अंदर की ओर आ सकती हैं और कुछ चीजें नहीं आ सकती हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे चलनी, आटा चालने वाला, तो आटा चालने वाले चलनी में केवल आटा ही अंदर आ सकता है, यानी कि नीचे गिर सकता है, और जो चोकर होता है वो ऊपर आ जाता है। सेम प्रक्रिया होती है कोशिका झिल्ली में, कि कोशिका झिल्ली में केवल कुछ भाग, जैसे कह सकते हैं प्रोटीन हो गया, जल हो गया ना, कुछ भाग ही हमारे कोशिका के अंदर प्रवेश कर सकते हैं कोशिका झिल्ली को पार करके, क्योंकि ये अर्ध परागम में होता है, यानी कि आधी वस्तुओं को ये अंदर लेगा और आधी वस्तुओं को बाहर छोड़ देगा। तो कोशिका, आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका झिल्ली कैसे जीवों में पाया जाता है, ठीक है, तो यह ना पादप में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। ठीक, अब अगर हम बात करें कोशिका भित्ति की, तो यहाँ पे आप लोग घबराइएगा, कोशिका जो भित्ति होता है यह केवल पादपों में होता है। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा, ठीक है, पादप का मतलब पेड़ पौधा, यानी कि कोशिका भित्ति केवल और केवल पेड़ पौधों के शरीर में ही होता है। आप लोग अगर पेड़ पौधे ध्यान से देखे होंगे तो उसके पेड़ों के आगे एक मोटा सा होता है परत, जिसको हम लोग बोलते हैं चैली, तो वही चैली काम करता है कोशिका भित्ति की। उस कोशिका भित्ति के अंदर होता है कोशिका झिल्ली, और उस कोशिका झिल्ली के अंदर होता है कोशिका, और उस कोशिका के अंदर ही कोशिका के सारे अंग होते हैं। ठीक, तो पेड़ पौधों के बाहरी परत कोशिका भित्ति कहलाते हैं। और यहाँ से बहुत ही नॉर्मल कह सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के दो बनते हैं कि कवकों के कोशिका भित्ति। अब ये कवक क्या है, जब हम पढ़ेंगे ना बीमारी के बारे में, तो वहाँ पे आप लोग को बताया जाएगा कि कवक क्या होता है, ठीक है, और जीवाणु क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे जब आगे बीमारी के बारे में, तो वहाँ पे आप लोग को डिस्क्राइब दी जाएगी। कुछ टॉपिक आप लोगों को केवल जिस पार्ट है पढ़ाया जाएगा, आराम से आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा सवाल जवाब या फिर ज़्यादा अपने मन में ना कैलकुलेटिव बातें मत लाइएगा, क्योंकि इससे आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी। पढ़ रहे हैं कोशिका, चल गए कवक में, दिमाग हिल जाएगा आप लोगों का। बस आप लोग यहाँ पे समझने पर बहुत फोकस कीजिए कि ये जो कोशिका भित्ति होती है, कवकों की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, तो काइटिन की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पे, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की, और जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। तो कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, ठीक है। यानी कि आप लोग कोशिका भित्ति पढ़ लिए, कोशिका झिल्ली पढ़ लिए, जीव द्रव्य पढ़ लिए, कोशिका द्रव्य पढ़ लिए, केंद्रिका द्रव्य पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कोशिकाओं के महत्वपूर्ण अंग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, वैक्यूल्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, न्यूक्लियस हो गए, ये सब कैसे कैसे काम करते हैं। तो लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कोशिकाओं के अंगों के बारे में, तो जो हमारा सबसे पहला अंग है उस अंग का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका के नाम से जानते हैं। इसका काम देखते हैं कि इसका कौन सा काम है, इस कोशिका में यह क्या करता है। तो सबसे पहले यह कोशिकाओं में श्वसन का काम करता है, यानी कि कोशिकाओं में श्वसन, यानी कि श्वसन मतलब कौन सा श्वसन, तो ऑक्सीश्वसन, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो कोशिकाओं में ऑक्सीश्वसन का काम कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। एक और काम करता है कि पूरे कोशिका को जितनी ऊर्जा चाहिए होगी, जैसे हमको दिन भर काम करने के लिए खाना चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा, उसी प्रकार से कोशिकाओं को काम करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा का निर्माण करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। और यह ऊर्जा के निर्माण करने में जिस प्रक्रिया को अपनाता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं केप्स चक्र, और केप्स चक्र के दौरान 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एंडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो केप्स चक्र के दौरान 38 एटीपी का निर्माण होता है, और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और एक ग्लूकोज से हम लोगों को 4.2 किलो कैलोरीज ऊर्जा मिलती है, यानी कि लगभग कह सकते हैं 4 किलो कैलोरीज ऊर्जा हम लोग को मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया के 38 एटीपी यानी कि एक ग्लूकोज के निर्माण से,
ठीक। और माइटोकॉन्ड्रिया किस विधि से इस प्रक्रिया को यानी कि इस ऊर्जा को बनाता है, तो क्रेब्स चक्र के द्वारा। ठीक है, यह ऊर्जा को बनाता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी कि शक्ति गृह के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों से कहीं क्वेश्चन में पूछ दिया कि कोशिका का शक्ति गृह क्या है या फिर कोशिका का पावर हाउस किसे कहेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा है, अब देखिए अब जो ये ऊर्जा बन गया तो इस ऊर्जा को कोशिकाओं के सभी भागों में पहुंचाना है। तो कोशिकाओं के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी को का काम है ऊर्जा का परिवहन करना। ठीक है, अब जब ऊर्जा पहुंच भी गई, ऊर्जा बन भी गया, तो अब चाहिए कि कोशिका कहीं पचक ना जाए, यानी कि कोशिकाओं को पचकने से बचाता है। कोशिकाओं में हड्डी का काम करता है, जैसे हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर से अगर सारी हड्डियों को आदमी निकाल दे तो फिर हम ऐसे खत्म हो जाएंगे, यानी कि हम खड़े नहीं हो पाएंगे। इट मीन्स कि हम खड़े हैं, मतलब कि हमारे शरीर में हड्डी है। उसी तरीके से कोशिका जो कि गोल है या फिर चौकोर है, और उसकी आकृति जैसी भी है, उसकी जो आकृति है वह है, इट मीन्स कि उसमें कोई ना कोई ऐसा कड़ा यानी कि उसमें कोई ना कोई ठोस ऐसा पदार्थ है जो कि उसको पचकने से रोक रहा है। तो कोशिकाओं को पचकने से रोकता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में बोलते हैं ईआर। ठीक है, तो कोशिकाओं के अंदर कंकाल का काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहिए या फिर अंतःप्रद्रव्य जालिका। हम ये हिंदी में इसलिए लिखे हैं क्योंकि आजकल जो होता है ना, हिंदी नेम ज़्यादा पूछ रहा है, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन सब के लिए। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसका काम है कोशिकाओं में कंकाल का काम करना। अब यह दो तरीके से होता है, यानी कि कोशिकाओं में जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह दो गो होता है। पहला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ जो होता है यह चिकना होता है, एकदम चिकना, जैसे कह सकते हैं वसा की तरह, तेलौस चीज की तरह। ठीक है, तो स्मूथ चिकना होता है किसकी वजह से, तो वसा। और स्मूथ जो है ईआर यानी कि स्मूथ ईआर जो है वह वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों का निर्माण करता है। ठीक है, वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों का निर्माण करता है। और जो रफ ईआर है ना, रफ ईआर पे होता है राइबोसोम, रफ ईआर पे होता है राइबोसोम। और राइबोसोम की वजह से जो ये रफ ईयर है वो खुरदुरा हो जाता है, यानी कि रुखरा हो जाता है कह सकते हैं। जैसे देखिए यह हमारा चिकन है इसकी अपेक्षा, यानी कि यह हमारा रूखर है, तो ये रूखर है तो ये हमारा हो गया रफ ईयर। जब चिकन है तो ये हमारा हो गया स्मूथ ईयर। अब ये रूखर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बाल रुआ वगैरह ये सब है, इसीलिए उसी प्रकार से जब ये रफ ईयर है यह रुखरापन क्यों होता है, तो राइबोसोम के कारण। राइबोसोम में जैसे हमारा जीव जो हमारा शरीर है यह बड़ा है, जिस भी जीव को आप देख सकते हैं, जिस भी जीव को आप देख सकते हैं उस जीव में एटीएस राइबोसोम पाया जाता है। और जिस भी जीव को आप देख सकते हैं उन जीवों को यूकैरियोटिक जीव कहा जाता है। यानी कि जिस भी जीव को आप देख सकते हैं उस जीव में राइबोसोम तो पाया जाता है, जिस जीव को आप नहीं देख सकते हैं उस भी जीव में राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन जिस जीव को आप देख सकते हैं उसमें कौन सा राइबोसोम होता है, तो एटीएस राइबोसोम। ठीक है, और जिस जीव को आप नहीं देख सकते, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया ना, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गए, उन सभी जीवों में होता है हमारा 70S राइबोसोम। ठीक है, तो 80S वाले राइबोसोम को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक जीव, यानी कि बड़े जीव। 70S वाले राइबोसोम को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक जीव, यानी कि छोटे जीव, सूक्ष्म जीव। ठीक है, इस बात को आप लोग समझिएगा कि रफ ईयर जो होता है यह खुरदुरा होता है राइबोसोम की वजह से। राइबोसोम दो प्रकार के, 70S 80S। 70S वाला जो राइबोसोम होता है वो छोटे मोटे जीव यानी कि जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उन जीवों में पाया जाता है। और उन जीवों को बोलते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी कि पहले प्रोकैरियोटिक जीव। और 80S वाला राइबोसोम जिसको हम लोग देख सकते हैं उसमें पाया जाता है, और उन जीवों को बोलते हैं यूकैरियोटिक कोश, यानी कि यूकैरियोटिक जीव। ठीक, राइबोसोम का एक ही काम है कि शरीर में प्रोटीन को बनाना। देखिए यहाँ पे ये ऊर्जा को बना रहा था माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसको शरीर का पावर हाउस यानी कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम हमारे शरीर में प्रोटीन बनाती है, प्रोटीन का निर्माण करती है। ऊर्जा अलग हो गई, प्रोटीन अलग हो गई, इस बात को आप लोग समझिए। जब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन यानी कि पार्ट है पोषण, तो वहाँ पे आप लोग को डिस्क्राइब किया जाएगा कि आखिर ये प्रोटीन क्या है, ऊर्जा क्या है, वसा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। जब हम पढ़ेंगे पोषण वहाँ पे आप लोग बताया जाए। ठीक है,
राइबोसोम दो प्रकार के 70S 80S। राइबोसोम का एक ही काम है कि प्रोटीन को बनाना। प्रोटीन को बनाने की वजह से राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, ये दो तीन जो क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इट मीन्स कि ये पार्ट है, ये टॉपिक है, महत्वपूर्ण है। टॉपिक माने इसमें अलग बात होगी। अब देखिए हमारा जो अगला पार्ट है कोशिका का वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का हिंदी होता है तारकाकाय। ठीक है, अब देखिए आप लोग देखे हो किसी किसी के शरीर में 6 गो अंगुली आ जाती है। जैसे ये हमारा 5 गो अंगुली है, किसी किसी के शरीर में 6 गो, यानी कि एक यहाँ से ऐसे निकल जाएगा 6 गो अंगुली। ठीक, किसी किसी के शरीर में कुछ ऐसे अंग आ जाते हैं, जैसे बड़ा सा मासा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बड़ा सा मासा आ जाएगा, तिल आ जाएगा। किसी किसी के शरीर में बहुत सारे तिले होते हैं, बहुत सारा मासा होता है। तो ये जो हमारे शरीर में जिसका काम नहीं है वो हमारे शरीर में आ गया। जैसे 6 अंगुली के में 6ठा अंगुली का कोई भी काम नहीं होता है, मासा का कोई भी काम नहीं होता है, लेकिन वो हमारे शरीर में है। इट मीन्स कि हमारे शरीर की कोशिका अलग अलग भागों में टूट रही है बहुत ही तेजी से। यानी कि जिस व्यक्ति के शरीर में कहिए कोशिका विभाजन ज़्यादा होता है, उसी के शरीर में सेंट्रोसोम ना अलग अलग भागों में टूटता है। और कोशिका विभाजन के वजह से ही आपके शरीर में 6 अंगुली होते हैं, मासा होते हैं, तिल होते हैं। ये काम कौन करता है? तो सेंट्रोसोम करता है। यानी कि कोशिकाओं को तोड़ने का काम, कोशिकाओं को विभाजन करने का काम कौन करता है? तो सेंट्रोसोम करता है। अगर हमारे शरीर में शरीर के बाहर कोशिका का विभाजन हो रहा है, शरीर के बाहर कोई अवशेषी अंग बन रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्या होता है कि शरीर के अंदरवा बन जाता है अवशेषी अंग, जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, वो हमारे शरीर के अंदर एक अवशेषी अंग बन गया, और अपेंडिक्स अगर हो गया आपके पेट में तो फिर आपको दिक्कत होगी। यानी कि आपके शरीर का जो सेंट्रोसोम है वो आपके शरीर के अंदर कोशिका का डिवीजन कर रहा है, यानी कोशिका का विभाजन कर रहा है, जो कि बहुत ही खराब बात है। ठीक है, अगला हमारा जो है वो लाइसोसोम है। अब देखिए ये जितने भी कोशिका के अंग हैं, अगर ये सभी अंग आसानी से काम नहीं करेंगे तो लाइसोसोम में होता है एक जल, जो कह सकते हैं एक जहर होता है। उस जहर का नाम है जल अपघटक एंजाइम। ठीक है, जल अपघटक एंजाइम। जब यह कोई भी कोशिका के अंग ठीक से काम नहीं करते हैं तो वे जो ये लाइसोसोम है इन सभी कोशिकाओं के अंगों में यह एंजाइम छिड़क देता है और ये सारे अंग मर जाते हैं। अब एक बात बताइए, जब कोशिका के अंदर ये सारे अंग मर जाएंगे, ऊर्जा बनेगी ही नहीं, प्रोटीन बनेगी ही नहीं, तो कोशिका भी मर जाएगी। जैसे हम कितनों खाएं, शरीर में लगे नहीं रहा है, दुबले के दुबले हैं, पतले के पतले हैं, सुखा रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, भोदा हो गए हैं, तो फिर खाने का फायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। उसी प्रकार से जब ये एंजाइम जो होते हैं ये सभी को जब छिड़का जाएगा ना लाइसोसोम के द्वारा, तो ये सारे अंग मर जाएंगे, काम ही नहीं करेगा कोई भी। जो कोई काम नहीं करेगा तो ये सारे अंग मर जाएंगे। इट मीन्स कोशिका भी मर जाएगी, क्योंकि कोशिका को चाहिए प्रोटीन, कोशिका को चाहिए ऊर्जा, जो कि मिल नहीं रहा है, तो लास्ट में कोशिका भी मर जाएगी। तो कोशिका जब मर जाएगी साथ में साथ लाइसोसोम भी मर जाएगा। ठीक, तो लाइसोसोम अपनी वजह से मरता है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और कोशिका के अंदर कभी अगर अनपच हो गया, जैसे ज़्यादा प्रोटीन बन गया, ज़्यादा ऊर्जा बन गया, तो बस यह एंजाइम थोड़ा सा उस पर छिड़क देता है, कौन? लाइसोसोम, ताकि कोशिका में आसानी से पाचन हो सके। तो लाइसोसोम पाचन का भी काम करता है और अपने आप को मारने का भी काम करता है, कोशिकाओं को मारने का भी काम करता है। ठीक है, अगला हमारा है केंद्रक। केंद्रक को कोशिकाओं का दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि केंद्रक हमारा बीच में हो गया। जैसे आप लोग यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, हमारा राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, प्लास्टिड हो गया, वैक्यूल्स हो गए ना, गॉल्जी बॉडी हो गया, यहाँ बहुत सारे अंग हो गए। तो न्यूक्लियस जो कि बीच में होता है, और इसी के पास हमारा होता है डीएनए और आरएनए। जैसे हमारे शरीर में अगर बाल कटता है तो यहाँ पे फिर से बाल ही आएगा, या किसको पता है? तो डीएनए को पता है। कभी ऐसा हुआ है क्या कि बाल की जगह पे घास उग जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम जब अपने शरीर में नाखून काटते हैं तो नाखून तो कट जाता है, लेकिन यहाँ पे कभी ऐसा हो सकता है कि नाखून उगने की वजह न हो करके यहाँ पे कोई घास उग जाए, यहाँ पे से बाल उगने लगे। ऐसा कभी हुआ है? अगर यहाँ से बाल उगेगा तो आदमी लगेगा इसे बाहर ने, हाँ झाड़ू का काम खत्म हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि सभी कोशिकाओं को यह पता है कि जो चीज़ जहाँ पे है उस चीज़ को वहीं से उगाना है। जैसे हम नाखून काट दिए तो यहाँ पे फिर से नाखून आएगा, ये किसको पता है? तो हमारे कोशिका को पता है। यहाँ से हम बाल काट दिए, फिर से यहाँ पे बाल आएगा, ये किसको पता है? तो हमारे कोशिका को पता है। ठीक है, इट मीन्स कि हमारे शरीर में जो चीज़ जहाँ पे है उस चीज़ को ही बनाना है, या किसको पता है? तो कोशिका को है। और कोशिका में किसको पता है? तो केंद्रक को पता है। और इसीलिए केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। ठीक है, यानी कि दिमाग से ही तो कोई काम आप कीजिएगा ना। तो कोशिकाओं में कोशिका का दिमाग किस भाग को कहा जाता है? तो केंद्रक को। ठीक है, अब केवल 2-3 अंक हमारा और रह गए हैं। लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट, हम उन अंगों के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब कोशिका के अगले अंग की अगर हम बात करें तो जो हमारा अगला अंग है उस अंग का नाम है रसधानी, यानी कि वैक्यूल। इसका केवल और केवल एक ही काम है कि कोशिकाओं में जितने भी जल की आवश्यकता होती है, ध्यान दीजिएगा कि जल अपघटक एंजाइम अलग हो गए और केवल जल अलग हो गए। जल अपघटक एंजाइम होते हैं जो कि कोशिकाओं को मरने में हेल्प करते हैं, और वो होता है लाइसोसोम में। केवल जल को रखना यह होता है रसधानी में। ठीक है, और कोशिकाओं में जितने भी जल की आवश्यकता होती है, ये सारे जो जल होते हैं वे केवल रसधानी में ही पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारा अगला अंग है लवक, यह केवल पेड़ पौधों में ही पाया जाता है, जो कि यह कोशिका का अंग है। लवक का एक ही काम है कि कोशिका में जो जैसे पेड़ पौधे में जो फल बनते हैं उस फल को कहाँ रखा जाए, भोजन कहाँ रखाएगा, फल किस रंग का होगा, इन सब का काम किसका है? तो लवक का, यानी कि प्लास्टिड का। ठीक है, देखिए प्लास्टिड जो होता है वो तीन भागों में बटा होता है। पहले भाग का नाम है हरित लवक, दूसरे भाग का नाम है अवर्णित लवक, तीसरे भाग का नाम है वर्णित लवक। इसको हम लोग ना इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट, इसको इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट, इसको इंग्लिश में क्रोमोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए हरित लवक का केवल और केवल एक ही काम है कि पेड़ पौधों में जो भोजन बनता है उस भोजन को बनाने का काम कौन करता है? तो ये हरित लवक करता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट करता है। ठीक है, हरित लवक बेसिकली जो भी पेड़ पौधों में हरा वाला भाग होगा, जैसे पेड़ का तना हो गया, पेड़ का पत्ता हो गया, पेड़ पौधों में जो हरा भाग होता है उस हरे वाले भाग को ही हम लोग हरित लवक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? तो पेड़ पौधों की पत्तियों में होता है। यह एक अलग टॉपिक हो गया बोटनी का, जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो वहाँ पे आप लोग को डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, वर्णित लवक यानी कि अगर हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट में भोजन बन गया, अब भोजन कहाँ रखाएगा यह कौन देखता है? तो ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, यानी कि यह भोजन को संग्रह करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, यह जल को स्टोर करने का काम करता है, यह भोजन को स्टोर करने का काम करता है। तो अवर्णित लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। वर्णित लवक की अगर हम बात करें यानी कि क्रोमोप्लास्ट की, तो किस रंग का फल होगा यह सब तय करता है कौन? तो हमारा ये क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, वर्णित लवक। जैसे टमाटर और मिर्च की अगर हम बात करें तो टमाटर और मिर्च का जो रंग होता है लाल होता है, वह किस वजह से होता है? तो लाइकोपेज के कारण। गाजर का रंग जिस कलर का होता है किसके कारण होता है? तो फिर ना कैरोटीन के कारण। चुकंदर का रंग किसके कारण होता है? तो बीटानोन के कारण। आलू जो हरा हो जाता है कभी कभी किसी किसी भाग में, तो वह किस रंग के कारण होता है? तो सिलोनेन के कारण यहाँ पे होता है। यहाँ पे हम लोगों ने कोशिका की सारे अंगों के बारे में पढ़ लिया है। एक बार कोशिका के इन सभी अंगों को हम लोग करते हैं रिवाइज। ठीक है, देखिए यह हमारा हो गया कोशिका। ठीक, यह हमारा हो गया कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के ऊपर हो गया हमारा ये वाला कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल और केवल पेड़ पौधों में ही होता है, जबकि कोशिका झिल्ली पेड़ पौधों में और हमारे शरीर में भी होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कोशिका की, तो कोशिका का दिमाग कहा जाता है न्यूक्लियस को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिका में ऊर्जा बनाने का काम करता है, राइबोसोम जो कि कोशिका की में प्रोटीन की फैक्ट्री का काम करता है, वैक्यूल जो कि कोशिका में जल को स्टोर करता है, गॉल्गी बॉडी जो कि बने माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा बनाए गए ऊर्जा को परिवहन करने का काम करता है। ठीक है, अब हमारा हो गया लाइसोसोम जो कि जल अपघटन एंजाइम यानी कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। उसके बाद में ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कोशिकाओं को खड़ा रखने का काम करता है। इसमें और क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम हो गया, गॉल्गी बोर्ड हो गया, अब हमारा हो गया सेंट्रोसोम जो कि कोशिकाओं में कोशिकाओं को तोड़ने का काम करता है। अब देखिए हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया और पेड़ पौधों में एक होता है प्लास्टिड। पेड़ पौधों में क्या होता है? प्लास्टिड।
यानी कि हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया और पेड़ पौधों में प्लास्टिड, इन दोनों का बहुत काम होता है, इन दोनों का बहुत काम होता है। और हमारे शरीर में भी और पेड़ पौधों के शरीर में भी एटीएस वाला राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा राइबोसोम? एटीएस वाला यहाँ पे राइबोसोम पाया जाएगा। ठीक है, राइबोसोम यहाँ पे पाया जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधों को हम लोग देख सकते हैं, हम अपने आप को देख सकते हैं, और जिन भी जीवों को देख सकते हैं उन सभी जीवों में एटीएस वाला राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन जिन जीवों को हम नहीं देख सकते हैं उन जीवों में पाया जाता है 70S वाला राइबोसोम। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का बहुत ही काम होता है। जिस तरह से प्लास्टिड के बहुत सारे अंग हैं, भोजन का निर्माण करना, भोजन को संग्रह करना, बनाए गए भोजन किस रंग का होगा उसको रंग देना, ये बहुत सारे काम हो जाएंगे किसके? तो प्लास्टिड के। हमारे शरीर में ऊर्जा की कितनी खपत है, हम कितना काम करेंगे, कितना काम नहीं करेंगे, दिन भर सोए रहेंगे कि क्या करेंगे, ये सब देखता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब देखिए हमारे शरीर में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो एटीएस वाला राइबोसोम। लेकिन चुरा के कह सकते हैं, चोरी से छिपा के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ये दोनों ही एटीएस वाला राइबोसोम रखे हुए रहते हैं कि अगर बाई चांस ये ज़्यादा काम कर देगा, अगर बाई चांस मान लीजिए हम कभी कभी ज़्यादा काम कर देते हैं तो थक जाते हैं। ठीक है, तो थकते कब हैं? जब हमारे शरीर से भी खत्म होता है। अगर हम काम न करें तो फिर हम एकदम आराम से एकदम पूरा टंच रहते हैं, लेकिन जब ज़्यादा काम करते हैं तो हम थक जाते हैं। इट मीन्स कि हमारे शरीर से ये तो खत्म हो ही रहा है। ठीक है, प्रोटीन तो खत्म हो ही रहा है, साथ ही साथ 70S वाला राइबोसोम भी खत्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो लुकवा के बचा के जो ये राइबोसोम रखे हुए रहते हैं, कौन सा? 70S वाला राइबोसोम, ये वहाँ पे खत्म हो जाती है। तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग के एग्जाम में। यूकैरियोटिक होते हुए भी, चूंकि हम कौन से जीव हैं? यूकैरियोटिक जीव हैं, क्योंकि हम अपने आप को देख सकते हैं। पेड़ पौधे कैसे जीव हैं? तो यूकैरियोटिक जीव हैं, क्योंकि वे सब बड़े बड़े हैं, उनको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यूकैरियोटिक होते हुए भी प्रोकैरियोटिक का काम करता है कौन सा भाग? ठीक है, अगर मनुष्यों में पूछेगा कि मानवों में यूकैरियोटिक होते हुए भी प्रोकैरियोटिक का गुण किसमें पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसको बहुत सारा काम है। और पेड़ पौधों यानी कि पादपों में यूकैरियोटिक होते हुए भी प्रोकैरियोटिक के गुण किस भाग में पाए जाते हैं? तो प्लास्टिड यानी कि लवक में। ये दो क्वेश्चन आप लोगों को, जैसे आपका नाम याद है वैसे आप लोगों को इस तरह से याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम भी यूकैरियोटिक हैं, पेड़ पौधे भी यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक का मतलब कि बड़े बड़े जीव, और बड़े बड़े जीवों में एटीएस वाला राइबोसोम पाया जाता है। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो कि आसानी से बैठ जाए। ठीक है, तो हम बड़े बड़े जीव हैं, हम लोगों को चाहिए एटीएस वाला राइबोसोम, क्योंकि हमको बहुत सारा काम होता है। लेकिन कहीं अगर हम ज़्यादा काम कर दिए, हम लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ गया, तो हमको चाहिए अलग से प्रोटीन। तो अलग से प्रोटीन को जिससे प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। तो अलग से राइबोसोम में क्या होता है? 70S वाला राइबोसोम। तो ये अलग से बचा के रखे रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ताकि हम आसानी से कहीं अगर ज़्यादा काम करना पड़े तो उसकी खपत आसानी से हो सके। ठीक है, तो यूकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक के गुण पाए जाते हैं, प्लास्टिड में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। आई होप कि आप लोगों को ये पूरी सेल वाली वीडियो आसानी से समझ में आई होगी। एंड हम अगले वीडियो में ना जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पढ़ेंगे, साथ ही यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जीव में क्या अंतर है, उन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, सिंड्रोम क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।